आ गया और व्हाट्सएप ही भेज दिया मैंने तेरे ठीक है बोले पर्सनल में क्या को। ना ना बी एस एस ई। नहीं पर्सनल मीटिंग करी हाँ हाँ, दोबारा से मीटिंग मैंने क्रिएट की, बस वो क्रिएट की है, रिकॉर्ड हुई। रिकॉर्ड के बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ओके, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट अगर आपको लास्ट क्लास में से कोई बात पूछनी है तो आप वो पूछ सकते हो। क्या आप में से किसी को लास्ट क्लास में से कोई बात पूछनी है? नो सर। तो लास्ट क्लास के अंदर हम अगर लास्ट क्लास से लेके चलते हैं थोड़ा बहुत, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि हमारे पास जो डेटा है उसको कैसे इनकैप्सुलेट करा जाता है। डेटा आपके पास एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है, और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो वर्किंग है आपकी डेटा इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड वो क्या होती है। थोड़ा सा लास्ट क्लास का अगर हम रिव्यू करते हैं तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जब आप अपने डेटा को, जब आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है, जो क्लास का डेटा है, जो आपने लाइब्रेरी के अंदर जो चीज़ आपने ऐड करी है, अगर आप उसमें से कुछ डेटा ऐसा है, आप कुछ डेटा जो है निकाल कर अपने जो यूज़र एंड पे दे रहे हो तो उसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन कह रहे होते हैं। इन अदर वर्ड आप इस तरह से भी कह सकते हो कि सारी चीज़ें आप अपने डेटा की अपने यूज़र को नहीं बताते। कुछ हिस्सा यूजर के एंड पे जा रहा होता है और बाकी हिस्सा जो है आप क्या करते हो, अपने पास सेव कर लेते हो, अपने पास उस चीज को कहीं पर गाइड कर लेते हो कि यार ये चीज कहीं और ना जाए। सही। इससे क्या होता है, इससे ये फायदा हो जाता है आपको कि जितना भी आपका यूजर है वो फ्रेंडली काम कर रहा होता है। यूजर फ्रेंडली से मतलब ये है कि यूजर को ज्यादा इशू नहीं होता, ज्यादा चीजों के अंदर उसको पढ़ना नहीं पड़ता, ये काम कर रहा होता है यूजर। अब इसकी अगर हमने जो एग्जाम्पल देखी थी लास्ट क्लास में, वो थी आपके पास जैसे आपने एटीएम के एग्जाम्पल ली। अब एटीएम में क्या होता है, जब आप गए आपने अपने पैसे वगैरह निकाला और सारे अपनी वर्किंग करी, तो उसके पीछे की जो वर्किंग होती है वो क्या होती है, सिर्फ यूजर को सिर्फ उतना ही हिस्सा दिखाना है कि भाई पैसे कितने निकाले उसने, करंट है या सेविंग है, और इस तरह की छोटी बहुत चीजें। इस डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अलावा भी बहुत सारा डेटा है जो पीछे की एंड पे वर्किंग कर रहा होता है कि कैसे आपने कम्युनिकेट करना है अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर, या किस तरह से एटीएम आपके उस बैंक अकाउंट से अपने आप को कनेक्ट कर रहा होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने इस डेटा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन के अलावा आप वर्किंग कर रहे होते हो। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। अच्छा, लास्ट क्लास में हम एक चीज़ और देख रहे थे जिसको आप डेटा इनकैप्सुलेशन कह रहे थे। डेटा इनकैप्सुलेशन में क्या था, आपकी एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा मेथड को आप ऐड कर दो, या अगर एक से ज़्यादा मेथड की बात नहीं करो तो अगर आप इस तरह से बात करो कि आपकी एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स को आपने इनकैप्सुलेट कर दिए, एक जगह पर बंद कर दिया, आप उस मेथड को कॉल नहीं करते, आप उन लाइन ऑफ कोड को बार बार नहीं लिखते, आप सिर्फ उस एक नाम को लिखते हो और वही नाम आपके उस पूरे कोड की वर्किंग को परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में आईओ स्ट्रीम डॉट एच देखा, हमने लास्ट क्लास में और इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, जैसे कि आईओ स्ट्रीम हो गया आपके पास कोन्यू डॉट एच हो गया, एंड डिफरेंट और। अब ये क्या है, ये जस्ट एक नाम है, एक लाइब्रेरी का नेम है, इसके पीछे भी कुछ कोडिंग होगी लेकिन हम उस पूरी कोडिंग को नहीं लिखते, हमने वो डेटा इनकैप्सुलेट कर दिया उस नाम के अंदर, उस डेटा को क्या करें, बंद कर दिया। इस चीज़ को कहते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन।
जैसे फॉर एग्जांपल हम सी इन सी आउट कर रहे होते हैं, प्रिंट एफ कर रहे होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इन सब के पीछे बैक एंड पे कुछ ना कुछ वर्किंग परफॉर्म हो रही होती है। अब इस वर्किंग के अंदर इस लाइन ऑफ कोड को हम यूज नहीं करते, हम इस लाइन ऑफ कोड को अपने सारी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं लिख रहे होते, लेकिन क्या होता है ये लाइन ऑफ कोड वहां पर मौजूद होता है जो बैक एंड पे अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी वर्किंग की वजह से क्या होता है, हम अपना पूरा काम कर रहे होते हैं। हम सिर्फ उसका नाम लेते हैं कि प्रिंट एफ हो गया आपके पास, और डिफरेंट आपकी इस तरह की जो दूसरी चीजें हो गई, जैसे प्रिंट एफ हो गया, सी आउट हो गया, सी इन हो गया, आपके पास हैश हो गया, किसी को कॉल करना है आपने वो कॉल कर लिया आपने, ऐड हो गया आपके पास, डिवाइड हो गया, एंड हो गया, ये सारे आपके पास क्या है डेटा इंकैप्सुलेट हुए हुए हैं। डेटा इंकैप्सुलेशन में क्या है, आपने लाइन ऑफ कोड को इन छोटे मोटे न्यूमेरिक्स के अंदर, इन छोटी वर्डिंग्स के अंदर उस डेटा को हाइड कर लिया। जैसे डेटा इंकैप्सुलेशन की जो सबसे अच्छी एग्जांपल है, जैसे आपके पास कैप्सूल्स होते हैं, उन कैप्सूल्स के अंदर क्या करते हैं आप, दवा को आप पैक कर देते हो, आप दवा डायरेक्टली नहीं खा रहे होते, उसके अंदर क्या होता है आपसे उस कैप्सूल को खाते हो और दवा ऑटोमेटिकली आपके पास चली जाती है। वैसे यहाँ पे सीन सी आउट का क्या कर रहा है, हमने पीछे पूरी लाइन ऑफ कोड को उस सीन सी आउट के अंदर हमने बंद कर दिया। हम सिर्फ सी इन सी आउट लिखते हैं और बाकी पूरा का कोड बैक एंड पे वो चीज चल जाती है। आज की इस क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास में हमारे पास दो टॉपिक्स है। सबसे पहला हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, दूसरा है हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर। अगर हम उसको जनरलाइज बात करते हैं, पहले डिटेल में देखने से पहले तो कंस्ट्रक्टर और एक्सेस मॉडिफायर अपने नाम से जाना जा रहा है। कंस्ट्रक्टर वो क्लास होती है, वो पार्ट होता है जो किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। हमने अपनी क्लास बना ली, हमने अपने मेथड्स बना ली, अपनी चीजें बना ली, लेकिन वो चीज क्रिएट कैसे होगी, कैसे कंपाइलर उसको पढ़ेगा, क्या काम कर रहा होगा, तो ये एक कंस्ट्रक्टर एक वर्ड होता है, कंस्ट्रक्टर एक पार्ट होता है आपकी उसमें प्रोग्रामिंग्स में, जो आपकी इन सारी क्लासेस को मेथड्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट करने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम एक एग्जांपल देख रहे थे टोटल की, जिसके अंदर हमने डिफरेंट सम्स को, डिफरेंट नंबर्स को इनपुट लिया था और फिर हमने उनको क्या करा था, ऐड करा था। अगर आपको याद हो उस क्लास का, तो उस क्लास के अंदर एक और छोटी सी लाइन लिखी हुई थी जो थी आपके पास क्लास डॉट टोटल के नाम से, सही, या सम टोटल के नाम से, जिसके अंदर कोई चीज नहीं लिखी थी, बस वो एक क्लास वहां पर मौजूद थी। वो टोटल की क्लास असल में कंस्ट्रक्टर का वर्किंग कर रही होती थी कि आपकी बाकी जितनी भी चीजें हैं टोटल की, वो उसके थ्रू, उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू कंस्ट्रक्ट हो जाए। एक्सेस मॉडिफायर के अंदर क्या होता है, हम अपनी जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे हम लास्ट क्लास से या और पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारी क्लासेस के अंदर क्या था, एक्सेस हम दे रहे होते हैं क्लासेस को, क्लास प्राइवेट है, क्लास पब्लिक है, क्लास हमारे पास प्रोटेक्टेड है, कौन सी हमारे पास क्लास मौजूद है। तो हम जो क्लास वहां पर दे रहे होते हैं, इस क्लास को किस तरह से आपने मॉडिफाई करना है। लेट्स से आपने किसी क्लास को पब्लिक करा, अगर आपने उसको एक्सेस को मॉडिफाई करना है तो किस तरह से होगा, या मॉडिफाई करके आप किस मेथड के अंदर लेके जा सकते हो, तो ये एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास उस चीज को डिनोट कर रहा होता है कि यार आपकी जो क्लास है वो इस चीज के ऊपर बेस करनी है। बात करते हैं हम अपने डिफरेंट जो आपके पास कंस्ट्रक्टर है उसके हवाले से। सबसे पहले हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है कंस्ट्रक्टर। इंट्रोडक्शन करते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टर की, ताकि वीडियो बंद कर दे रहे ताकि आपको चीज अच्छे से नजर आ रहे। क्लास कंस्ट्रक्टर क्या चीज है आपके पास, क्लास कंस्ट्रक्टर। A class constructor is a special member function of a class that is executed whenever we create new object of that class. A constructor will have exact same name as the class and it does not have any return type at all, not even void. Constructor can be useful for setting initial values for certain number of variable. जैसा कि मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टर क्या चीज है, कंस्ट्रक्टर एक जस्ट मेंबर होता है किसी भी फंक्शन क्लास का, किसी भी क्लास का, जो कि हर उस टाइम पर एग्जीक्यूट होगा। कौन सी टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, जब भी आप उस क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहोगे, उस ऑब्जेक्ट को आप कॉल करोगे, उसका कोई आप ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाओगे, तो वो कंस्ट्रक्टर आपकी जो स्पेशल मेंबर है वो आपकी हेल्प करेगा इस कंस्ट्रक्शन में, इस कॉलिंग में, इसको बनाने में, इसको मॉडिफाई वगैरह करने में। फिर आपको सेम यही बात बताई जा रही है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो हमेशा क्लास के नाम पे दिया होगा। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट उसमें एग्जांपल बताई, एक एग्जांपल है आपके पास लास्ट जो हमने क्लास में देखी थी टोटल करने की, जिसमें हम चीजों को टोटल कर रहे थे, ऊपर क्लास बनी हुई थी और नीचे हमने उसका ऑब्जेक्ट देखा था कि कैसे हम उस क्लास को कॉल कर रहे थे, टोटल डॉट करके या 8 डॉट सम न्यू करके हम उसको ऐड कर रहे थे चीजों को।
वहां पे आपके पास जो टोटल गिवन था वो टोटल और क्लास का नाम सेम था। अगर आप पीछे लेक्चर के अंदर जाके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि क्लास टोटल थी और उसके अंदर जो पार्ट बना हुआ था, जो स्पेशल फंक्शन बना हुआ था, उसका नाम भी आपने टोटल गिवन किया हुआ था। उसके अलावा आपके पास और डिफरेंट फंक्शंस थे, जैसे सम का था, टोटल्स का था, इनपुट्स का था। इस तरह के आपके पास 3-4 आपके पास वो बने हुए थे। फिर ये आपको बता रहा है कि आपका जो फंक्शन है, जो आपका ये स्पेशल फंक्शन जिसको आप कंस्ट्रक्टर बोल रहे हो, ये इसके अंदर कोई चीज नहीं होती, ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता और ना ही ये वॉइड होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद रखने वाली है। सबसे पहले ही आपसे क्या कह रहा है कि इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी आपके पास। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। और दूसरी बात क्या कि इट डज नॉट इवन हैव अ वॉइड, या आपको कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये चीज आपके पास क्या है, वॉइड भी नहीं होगी। वॉइड कौन सी चीज होती है, अभी अगर आपको लास्ट क्लास वाली बात याद हो तो, वॉइड क्या होता है, वॉइड वो फंक्शंस होते हैं जो कोई भी आउटपुट अपनी क्लास के बाहर नहीं जनरेट करते। अगर उसके पास कोई आउटपुट होता भी है तो वो आउटपुट क्या कहते हैं, बाहर जनरेट नहीं करते, वो आउटपुट बाहर के लिए यूज हम नहीं कर पा रहे होते। ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है, एक ऐसा मेंबर है जो वॉइड तो नहीं है लेकिन कोई वैल्यू भी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। हम कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब या सवाल आता है, सवाल जनरेट होता है। कंस्ट्रक्टर हम इस वजह से बनाते हैं ताकि हमारी जो चीजें हैं वो जनरलाइज हो जाए, हमें पता हो कि हमने कौन कौन से फंक्शन उसके अंदर जनरेट करने हैं। हम कुछ जनरलाइज चीजें इसके अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं, बाकी चीजों को इसके बाहर करते हैं। अब हम कंस्ट्रक्टर की नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास ये कुछ टोटल 5-6 पॉइंट्स हैं जो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट आपके पास है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट कैन इन्वोक ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अभी लास्ट स्लाइड में भी आपको ये बात बताई, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर है जिसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पे इन्वोक का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है, ऑटोमेटिकली अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसी क्लास है जो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उसकी क्लास को बुलाते हो, जैसे अभी आपने इससे पहले जो आपका सेमेस्टर था आपने उसमें सी वगैरह पढ़ी, या अभी जो हमने लास्ट उसके अंदर प्रोग्राम्स वगैरह देखे, जब आप किसी ऐड क्लास को बुलाते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो मैथ क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बना हुआ होगा मैथ का, वो ऑटोमेटिकली उस ऐड के फंक्शन को इन्वोक कर देता है, या वो ऑटोमेटिकली वर्किंग कंडीशन में आ जाता है और क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को आपकी वर्किंग के लिए प्रोवाइड कर देता है। सेकेंड पॉइंट आपको बात बताता है, कंस्ट्रक्टर इज नॉर्मली यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट विथ डिफॉल्ट वैल्यूज अनलेस डिफरेंट वैल्यूज आर सप्लाइड। ये भी आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है आपके पास, कंस्ट्रक्टर के पास अपनी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं कि ए बी सी डी इस तरह करके, उसके पास कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज पहले से मौजूद होती हैं। कब तक वो उसके पास इनिशियलाइज रहती हैं, उस वक्त तक जब तक आप अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू उसको असाइन ना कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइज करा INT A B C, इस तरह करके आपने डिफरेंट वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। अब जो आपने डिफरेंट वैल्यूज को इनिशियलाइज करा है, इसको आपने क्या करा, वैल्यूज को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, A प्लस B कर दिया, B प्लस C कर दिया, इस तरह से। अब जब आप इस तरह से A प्लस B या B प्लस C इस तरह की कोई वर्किंग परफॉर्म करना शुरू करोगे तो ये अल्फाबेट, ये वेरिएबल, ये नंबर्स, कॉन्स्टेंट्स, कुछ भी, ये ऑटोमेटिकली उस कंस्ट्रक्टर की जनरलाइज वैल्यूज जो है, जो डिफॉल्ट वैल्यूज जो है, उसको ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप या ओवरराइड कर देंगे, जैसे अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था। ओवरराइड में क्या होता है, आपकी कोई भी चीज मौजूद होती है, आपने कोई दूसरी वैल्यू भेजी तो वो उसकी जगह ले लेता है और उसको वहां से रिमूव कर देता है। अब फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली आपके जो कंस्ट्रक्टर है किसी भी क्लास का, लेट्स से अभी मैथ की बात करें तो ऐड मैथ की क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके पास जनरलाइज या डिफॉल्ट जो वैल्यूज हैं वो ABCD की है, लेकिन जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो XYZ का है, तो वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि यार ये XYZ जो है वो ABCD के इक्वल है, जो पहला X है वो पहले उसके A के बराबर है, जो Y है वो उधर उसके B के बराबर, इस तरह से वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था डेटा एनकैप्सुलेशन में कि हम अपनी वर्किंग तो कर लेते हैं, लेकिन उस क्लास को कैसे पता चलता है, उस जनरलाइज चीज को कैसे पता चलता है कि यार उसने ये वेरिएबल यूज करना है। अब हर बंदा XYZ नहीं लेता, कुछ लोग ABCD ले लेते हैं,
कुछ लोग किसी चीज का नाम रख लेते हैं, जैसे लेट से कि अगर आपने एरिया को मालूम करना तो लेंथ और ब्रेथ आपने ले लिया, बगैर एल और डब्ल्यू या एल और डब्ल्यू बी के बजाय आपने लेंथ और ब्रेथ पूरा लिख लिया, या आपने पूरा एरिया लिख लिया। तो उस क्लास को कैसे पता चलता है कि यार ये एरिया का मतलब यहाँ पे जो मैंने लिया है वो ए है। तो ये बेसिक काम होता है कंस्ट्रक्टर का कि ये उस वैल्यूज को इनिशियलाइज करके दे या उस डिफॉल्ट वैल्यूज को अपने हिसाब से चेंज करके आपको प्रोवाइड करे। फिर आपको थर्ड पॉइंट जो भी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है वो ये बता रहा है कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होता है जो आपकी क्लास का नेम होता है। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारी लास्ट क्लास के अंदर थी जो हम देख रहे थे, जिसमें हमने टोटल के बनाया था, जिसके अंदर आपके पास टोटल का ही जो है कंस्ट्रक्टर वहां पे मौजूद है। फिर आगे और बता रहा है कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। रिटर्न करने से क्या मुराद है कि कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यू आपके उसके अंदर प्रोवाइड है, जो जनरलाइज वैल्यू है, वो वैल्यूज को रिप्लेस तो कर देगा लेकिन अपने पास से कोई वैल्यू नहीं देगा। वैल्यू देने से मुराद क्या है, जैसे लेट से हम कहते हैं कि हमने कोई बायोडेटा, जैसे भी मैंने आपको लास्ट क्लास में असाइनमेंट भी दिया था बायोडेटा वगैरह बनाने का, तो जब आप उस क्लास को रिटर्न करोगे, जब आप उस क्लास को रन करोगे, प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे, तो क्या होगा, आपका वो प्रोग्राम आपका बायोडेटा आउटपुट के अंदर प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं उस बायोडेटा को कहीं और भी यूज कर सकता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, अगर ये आपको वेरिएबल्स प्रोवाइड कर रहा होता है लेकिन ये इस तरह की कोई वैल्यू नहीं देगा आपको, जैसे ए बी सी डी की कोई 5 6 7 इस तरह की, या जैसे आपका बायोडेटा आउटपुट के अंदर आ रहा था वैसे ही कंस्ट्रक्टर को कोई बायोडेटा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो जनरलाइज वैल्यू होती है ये क्या करता है, आपकी वैल्यू को अपनी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देता है। अब क्यों रिप्लेस किया जाता है, क्यों ऐसा है कि यार मुझे इस रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जब हम जनरलाइज वर्किंग करते हैं अपनी क्लास के अंदर, हमें नहीं पता कि सामने जो यूजर है उसने जो प्रोग्राम बनाया है उसने कौन सी वैल्यू ली है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसका ए हमारे एक्स के बराबर या उसका एक्स हमारे ए के बराबर है। अब उसने जो फॉर्मूला लिखा वो हमारी क्लास के किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है। अब हो सकता है कि मैंने ए बी सी डी के लिहाज से फॉर्मूला लिखा, मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन जनरल कंस्ट्रक्टर है उसने ए प्लस बी प्लस सी लिखा, लेकिन जो यूजर है वो एक्स वाई जेड लेके चल रहा हो, तो क्या होगा, वो उसको कंपेयर करेगा कि वहां यूजर का एक्स मेरे ए के बराबर है, वहां यूजर का वाई मेरे बी के बराबर है, वहां यूजर का जेड मेरे सी के बराबर है। अब अगर वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर रहा है और मैंने यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी करा है, तो इसकी ये वैल्यू इसके इस वैल्यू के इक्वल आ रही होगी। अब एक क्लास एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अपने पास रख सकता है, लेकिन इन सब के आर्ग्यूमेंट्स या साइंटेक्स डिफरेंट होने चाहिए। अब किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल हम लास्ट क्लास की थोड़ी बात करते हैं, आपको अगर याद होगा टेस्ट 0 और टेस्ट 1 वाली क्लास, अब अगर टेस्ट 0 वाली एक क्लास है तो उसके अंदर उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो टेस्ट 0 ही होगा। टेस्ट 1 की अगर कोई क्लास है तो उसके अंदर का कंस्ट्रक्टर टेस्ट 1 ही होगा, जो क्या काम कर रहा होगा, जब भी टेस्ट 1 को कॉल करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर आपकी वैल्यूज को उस जनरलाइज क्लास की वैल्यू के साथ मैच करेगा, उसके साथ उसकी वैल्यू को लिंक करेगा और फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल कर रहा होगा। हम बात करते हैं अपने जावा कंस्ट्रक्टर की। क्या आपको ये जावा कंस्ट्रक्टर लिखे हुए नजर आ रहे हैं? जी सर, नजर आ रहा। जी सर, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा, ब्लर है। कंप्लीट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, शायद आपको इजीली नजर आ रहा है। आई गेस अब आपको नजर आ रहा होगा। यस सर, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे दो टाइप के आपके पास कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक वो होता है आपके पास जिसको आप कहते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है। एक होता है आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये दो तरह के आपके पास कंस्ट्रक्टर है, एक है आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक है आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हम यहाँ पे अगर इसको जनरलाइज लेके चलें तो क्या चीज़ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके अंदर आपकी कोई वैल्यू मौजूद नहीं होती। सकलैन आपको आवाज नहीं, क्या अब आपको आवाज आ रही है? सकलैन आपको आवाज आ रही है?
बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? यस सर, मुझे आ रही है। ओके सकलैन, फिर अगर बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है तो मे भी शायद आपकी तरफ से कोई इशू हो। काइंडली अपना जो स्पीकर वगैरह है या हैंड फ्री वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको चेक कर लो। ओके, जो दो तरह के आपके पास कंस्ट्रक्टर हैं, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, इसके बारे में मैं आपको जनरलाइज बात बता रहा था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, आपके पास सारी चीज़ें डिफ़ॉल्टली गिवन होती हैं, तो एक्स वाई जेड जैसे भी हम पीछे बात कर रहे थे। पैरामीटराइज के अंदर क्या होता है, हमने पैरामीटर डिफाइन किए हुए होते हैं। ये उस वक्त यूज किया जाता है जब हमें पता हो कि अगला बंदा किस तरह का पैरामीटर यूज कर रहा होगा। अगर मैंने कोई ऐसी क्लास बनाई, जनरलाइज क्लास बनाई, जिसके अंदर मुझे नहीं पता कि अगला बंदा किस तरह का पैरामीटर यूज करेगा, तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाना पसंद करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि अगला बंदा किस तरह का पैरामीटर यूज करेगा, तो फिर मैं अपने कंस्ट्रक्टर को क्या कर दूंगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल समझने के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास सी इन सी आउट है। अब हर बंदे को पता है कि यार ये जो आईओ स्ट्रीम के अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्टर बना हुआ है सी इन के लिए, तो सी इन से उस बंदे ने डेटा इनपुट ही लेना है, उस बंदे ने डेटा इनपुट ही लेना है। अब कहाँ पे इनपुट लेगा, तो वो तो बाद में जब रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार आपने नीचे किस चीज के अंदर रीड करा है, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे जाकर सेव हो रहा होगा। पैरामीटराइज के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने सॉरी ये आपके पास हो गया पैरामीटराइज। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, जैसे आपके पास मैथ की क्लास हो गई। अब आपको नहीं पता कि यार कौन सा पैरामीटर हो सकता है, एक्स वाई को प्लस करेगा, ए बी को प्लस करेगा, या आपके पास कोई फॉर्मूला लगा रहा है, तो फिर उस वक्त आप क्या करते हो, आप डिफॉल्ट छोड़ देते हो कि यार ये डिफॉल्ट है। अब जो भी वो वैल्यू लेगा तो वो इस डिफॉल्ट के साथ क्या करेगा, उसको मर्ज करके, उसको चेक करके आपकी वर्किंग को आपको प्रोवाइड करना होगा। पैरामीटराइज में क्या होता है, आपने पैरामीटर पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं, जैसे सी इन हो गया। अब सबको पता है कि यार सी इन जब भी मैं करूंगा तो यकीनन मैंने कोई डेटा रीड कर लिया है। अब जब डेटा कोई रीड करोगे तो जाहिर सी बात है आप उसको कहीं सेव करोगे। अब सेव करने के लिए आपने जो वैल्यू ली होगी वही ऑटोमेटिक चल रही होगी, तो सी इन या सी आउट या इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं उसके अंदर आप पैरामीटराइज चीज कंस्ट्रक्टर्स का वर्किंग यूज कर रहे होते हो। और डिफॉल्ट के अंदर क्या करते हो, आप डिफॉल्ट वैल्यू जब आपको प्रोवाइड करनी हो, आपको नहीं पता हो कि यार अगला बंदा किस तरह की वैल्यू ले रहा है, कौन से दो वेरिएबल को प्लस करेगा, कोई फॉर्मूला लगा रहा है या नहीं, तो फिर आप अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वर्किंग को यूज कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है इस स्लाइड के अंदर कि आपका कंस्ट्रक्टर किस तरह का होगा। एक सेकंड दीजिए। थोड़ा सा वो हैंग हो गया था मेरे पास से। ओके, डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। अब आपको देखो एक क्लास नजर आ रही होगी, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये क्लास आपके पास ऑलमोस्ट सेम वैसे ही है जैसे आपके पास लास्ट उसमें ऐड वाली क्लास थी। अब आप अगर इसके ऊपर का सबसे ऊपर वाला देखोगे पार्ट, तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टर को शो कर रहा है। मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ। ये है आपके पास एक क्या, कंस्ट्रक्टर। अब देखो आपकी क्लास का नाम क्या है, क्लास क्या है आपके पास, काउंटर की, और कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या है आपके पास, काउंटर। कोशिश ये की जाती है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसको पब्लिक रखा जाए। पब्लिक क्यों रखा जाए इसकी भी मैं आपको बात बता देता हूँ। पब्लिक इस वजह से रखा जाता है ताकि आपका ये कंस्ट्रक्टर, अगर आपकी ये क्लास कहीं आउट ऑफ द क्लास या आउट ऑफ द प्रोग्राम यूज की जाए, आउट ऑफ द वे यूज की जा रही हो, तो आपका ये काउंटर वर्क कर सके। हमें नहीं पता कि आपकी क्लास जो है, जो आपने नीचे सारी वर्किंग की है, वो किस तरह की है। अगर आपने जैसे अब आपके पास आईओ स्ट्रीम हो गया या आपके पास मैथ वगैरह की हो गई,
तो इन सारी जगहों पर आप अपने काउंटर को मोस्टली पब्लिक रखते हो। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है जो चाहते हो कि यार वो चीज सिर्फ आप ही का प्रोग्राम यूज करे, कोई और यूज नहीं कर रहा, तो आप इसको प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। वैसे मोस्टली इसको क्या करके चलाते हैं, पब्लिक करके चला रहे हैं। फिर इसके अंदर आप देखो कोई भी वैल्यू या कोई भी दूसरी चीज आपके पास प्रोवाइड नहीं है। जैसे एक जनरलाइज बात भी बोली गई है कि काउंटर का इंडेक्स ये वर्क कर रहा होगा। अब काउंटर का इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, उस हिसाब से ये अपनी वर्किंग कर रहा होगा। यहाँ पे काउंटर की एग्जांपल दी हुई है, काउंटर का इंक्रीज होगा तो काउंटर के इंडेक्स में 1 प्लस कर दो, डिक्रीज होगा तो 1 माइनस कर दो। जनरलाइज काउंटर की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई भी काउंटर आप यूज करते हैं, कोई भी काउंटर आप चला रहे हो, तो सबसे जनरल वैल्यू क्या होती है काउंटर की, जहां से आप स्टार्ट करते हो। हमेशा काउंटर को 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए हमने एक जनरलाइज यहाँ पे वैल्यू दे दी, काउंटर का इंडेक्स क्या है, 0। अब जैसे जैसे काउंटर बढ़ाते जाओगे आप अपने पास, वैसे वैसे आपका काउंटर का नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे काउंटर की वैल्यू माइनस करोगे वैसे वैसे काउंटर की वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब जब हम बाहर से इस चीज को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे काउंटर डॉट काउंटर इंडेक्स या काउंटर डॉट डिक्रीज, काउंटर डॉट इंक्रीज। अब काउंटर डॉट डिक्रीज या इंक्रीज से वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, उस वक्त इस काउंटर का कोई वर्क नहीं होगा। देखो हम अगर लिखेंगे इस काउंटर का कोई वर्क है नहीं, अगर मुझे कुछ लिखना होगा, लेट्स से कि मुझे इस चीज को यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा काउंटर डॉट, अब लेट्स से कि मुझे वैल्यू को बढ़ाना है तो मैं लिखूंगा INCR काउंटर डॉट इंक्रीज। फिर जो भी वैल्यू होगी मेरी, या A डॉट काउंटर डॉट इंक्रीज या काउंटर डॉट इंक्रीज, और फिर आगे मैंने लिख दिया A। अब A की वैल्यू को क्या करा, मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जो आपके पास ये काउंटर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे जो ये ओके आपकी क्लास के 10 मिनट्स लगे, यहाँ पे जो ये काउंटर नजर आ रहा है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिस्टम डॉट राइट लाइन के अंदर हम करते थे। तो सिस्टम अगर नहीं लिखो ऊपर तो आपको वहां पे नीचे लिखना पड़ता था, वही वाला काउंटर यहाँ पर है। अब ये डॉट इंक्रीज जो है, ये इंक्रीज इसका मेथड है, कौन सा वाला मेथड है, ये वाला मेथड है, सही है, ये वाला मेथड है। अब इस मेथड को मैंने कॉल करा किसके ऊपर, ए के ऊपर। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लिखो मैथ डॉट SQRT A, तो वो ए के ऊपर SQRT परफॉर्म कर देगा। वैसे यहाँ पे जरूरी नहीं कि इंक्रीज ए करो, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी आप वैल्यू लिख सकते हो। अब कॉल तो मैंने इस इंक्रीज को करी है, लेकिन क्या इसको वर्किंग में लाने के लिए ये काउंटर अपनी परफॉर्मेंस अपने फंक्शन को के ऊपर वर्क कर रहा होगा। इस काउंटर तक में आपको कोई बात पूछनी है? आपकी क्लास में तकरीबन 8 मिनट बचे, आपको इस काउंटर में कोई बात पूछनी है किसी को? सर एक बार दोबारा समझा दें। क्या चीज, कौन सा? यही मैं लेट हूँ। लेट वाली बात तो फिर वो एक अलग है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू कर देता हूँ, मुझे 1 सेकंड में। ये 2-3 स्लाइड है, इसके बाद मैं आपको एक जनरलाइज ओवरव्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जावा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या है, अ कंस्ट्रक्टर दैट हैव पैरामीटर नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वही वाली बात जो भी मैंने आपको बताई कि अगर किसी कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पहले से आपने डिफाइन करी हुई है, तो ऐसे पैरामीटर्स को पहले से आपने डिफाइन करा हुआ है, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को आप क्या बोल रहे होगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सिंपल सी बात है। अब देखो जैसे यहाँ नीचे आपने क्या करा हुआ है, पहले से SDI आपने या नेम आपने या इस तरह के आपने स्टूडेंट जो है INT या स्ट्रिंग n ले रहा होगा, आपने ये पहले से ही यहाँ पर वैल्यू को फिक्स करा हुआ है, या पहले से ही आपने यहाँ पे पैरामीटर गिवन किए हुए हैं, तो ये आपके पास कहलाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब यही यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके पास लिखा हुआ है कि हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं। हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी डिफरेंट वैल्यूज को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने अपनी आईडी और नाम वगैरह जो है सेव कर देते हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमने वैल्यू लिखी, वो वहां से पूछता है कि यार इसको सेव करना है नहीं सेव करना, पासवर्ड वगैरह आप वहां पे सेव कर देते हो। अब वो जो आपने वहां पे पीछे प्रोग्राम के अंदर वैल्यू सेव करी, वो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो कि वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो चीज बन गई। अब जब भी आप वो नाम या वो ईमेल आईडी लिखोगे उस फॉर्म के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसकी फिल आउट कर देगा। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने गूगल से लॉगिन करा,
बहुत सारे लैपटॉप वगैरह के अंदर ऐसा होता है कि हम अपनी गूगल को लॉगिन रखते हैं। अब जो जो चीज़ें आपकी गूगल से रिलेट कर रही हैं, जैसे गूगल का कोई फॉर्म हो गया, या आपके जैसे ये जूम वगैरह हो गया, या और दूसरी चीज़ें हो गई आपके पास, तो क्या होता है, जैसे ही आप अपनी सिर्फ ईमेल आईडी डालते हो तो वो पूरा पूछता है कि क्या, वो आपको ऑटोमेटिकली नीचे बाकी सारी चीज़ें आपको शो कर रहा होता है। जैसे ही आपने अगर उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो फिल आउट हो जाएंगे, चाहे आप वो ऑप्शन चाहते हो या आप वो ऑप्शन नहीं चाहते। ये किसकी वर्किंग थी? ये थी आपकी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, जिसके पास पहले से कुछ पैरामीटर्स सेव थे। जैसे ही आपने एक पैरामीटर थोड़ा सा प्रोवाइड करा, वो आपको पूछेगा कि क्या आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ जा रहे हो, क्या आपने जो चीज सेव की हुई है आप उस साइड पे जाना चाह रहे हो। अगर आप कहते हो कि ओके, तो वो सारी चीजें जो है आपकी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। फिर आपके पास आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है, ये आपको बताता है कि आप एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर एक ही नाम के बना सकते हो। अब मसला ये आता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आना चाहिए कि एक ही नाम के अगर मैं कंस्ट्रक्टर बना दूंगा तो कंपाइलर एरर देना चाहिए। कंपाइलर इन एक ही नाम के जो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर आपने बनाए हुए हैं, क्या करता है, किस तरह से उनके अंदर डिफरेंशिएट करता है, उनके पैरामीटर के लिहाज से, उनकी टाइप के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल इस तरह से, जैसे आप एक ही फाइल को बार बार सेव कर लो, तो सेविंग का जो आपके पास पीछे मैकेनिज्म है वो क्या करता है, उसी एक नाम की डिफरेंट फाइलें सेव तो कर देगा, लेकिन क्या करेगा, किसी को 1 कर देगा, किसी को 2 कर देगा, किसी को 3 कर देगा, इस तरह से। या आपने डिफरेंट फाइलें जो सेव करी तो उनको टाइम के लिहाज से सॉर्ट कर देगा, उनको उनकी टाइप के लिहाज से सॉर्ट कर देगा। वैसे ही कंपाइलर क्या करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का सिर्फ बेसिक फंक्शन क्या है, आपको एक बेस बना के देना, आपके उन मेथड्स को बेस बना के देना कि भाई वो उसके ऊपर रहकर अपने आप को एग्जीक्यूट कर सके। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है, आपने डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स बना दिए, कंपाइलर जब कंपाइल करता है तो वो क्या करता है, वो चेक करता है कि आपने कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल की थी, और इन सारे कंस्ट्रक्टर के दरमियान में जो वो डिफरेंशिएट करता है, तो वो ये देखता है कि कौन से कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स कौन से हैं, उनकी लिस्ट क्या है, उनकी टाइप क्या है। हाँ, अगर आपने सेम लिस्ट सेम टाइप की चीज कंस्ट्रक्टर दोबारा बना दिया तो वो इशू करेगा। अगर आपके कंस्ट्रक्टर में टाइप्स डिफरेंट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स डिफरेंट है, पैरामीटर्स के नंबर या पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर कोई इशू नहीं होगा। फिर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आपके पास असाइनमेंट में है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आपके पास असाइनमेंट में है, सही है, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर और जो आपके दूसरे पैरामीटर्स या दूसरे जो आपने मेथड बनाए होते हैं क्लास में, उनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, इसके दरमियान इसके बारे में देख लेंगे। क्या कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, किस चीज़ को आप कंस्ट्रक्टर बोल रहे हो, और आपके पास जो मेथड दूसरे बने हुए हैं उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि मेथड क्या है, मेथड उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट की वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझ लो कि आप बाइक के अंदर किक लगाते हो बाइक स्टार्ट करने के लिए, या गाड़ी के आप सेल्फ देते हो, तो वो जो सेल्फ है वो आपके पास एज अ कंस्ट्रक्टर का वर्क कर रहा है। वो जो आप किक लगाते हो बाइक को, वो एज अ कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है कि उसने आपकी बाइक, उसने आपकी गाड़ी को इनिशियलाइज कर दिया, आपके ऑब्जेक्ट को रनिंग स्टेट में ले आया। फिर जो पेट्रोल वगैरह आप यूज करते हो, या जो भी आप एक्सेलेरेटर क्लच वगैरह यूज करते हो, वो एक मेथड है जो आपकी गाड़ी के बिहेवियर को, गाड़ी का बिहेवियर क्या है, चलना, वो उस चलने के बिहेवियर को वर्किंग कंडीशन में लेकर आता है। एक समझने के तौर पे एक जनरलाइज एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं होता, जबकि मेथड आपको यकीनन कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अभी आप पीछे देखोगे, पीछे वाले एग्जांपल के अंदर इंक्रीमेंट वाला क्या कर रहा था, आपकी वैल्यू को एक प्लस कर रहा था, या डिक्रीमेंट वाला एक माइनस कर रहा था, जबकि जो काउंटर था वो कोई भी चीज नहीं कर रहा था। कंस्ट्रक्टर इन्वोक या कंस्ट्रक्टर अपनी वर्किंग इम्प्लिसिटली वर्क करना शुरू कर देता है, जबकि मेथड को एक्सप्लिसिटली वर्क करते हैं। ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या चीज होती है इम्प्लिसिट? जी हाँ मैम, क्या चीज होती है इम्प्लिसिट?
डेटे के लिए यूज होता है ना सर इंग्लिश। किसके लिए यूज होता है? सर याद नहीं आ रहा सर। डेटा कम करने के लिए। Yes, देखो दो तरह की चीजें थी। हम कहते हैं मैन्युअल और ऑटोमेटिक। इम्प्लिसिट वो वाले मेथड थे जो ऑटोमेटिकली करता। आप बात सही कह रहे हो। डेटा टाइप को, बड़ी डेटा टाइप को छोटे में या छोटे से बड़े करने में था। असल में वही ये चीज थी कि आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर सकते हो या ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं कर सकते, आपने मैन्युअली शिफ्ट करना है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट उस चीज को देख रहा था। इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली वो वर्क परफॉर्म करेगा। ऑटोमेटिकली जैसे आपने किसी मेथड को कॉल करा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। मेथड में क्या होता है, आपको उसको बाहर से मैन्युअली कॉल करना पड़ता है। फिर जावा का जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, और इफ यू डू नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में चल जाता है। जबकि मेथड को कंपाइलर हर हाल में, या मेथड जो है हर हाल में प्रोवाइड किया जाता है। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम वही होता है जो क्लास का होता है, जबकि मेथड का नाम आपकी मर्जी होती है। आप क्लास के नाम के लिहाज से रख दो, जैसे टेस्ट 0 टेस्ट 1 था, या आपकी मर्जी आप कुछ और नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था आपके पास अभी तक जो हम देख रहे थे वो कंस्ट्रक्टर था। इसके बाद जो आपका दूसरा सेक्शन होगा उसके अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर कोई भी एक स्पेशल मेथड है जो आपके मेथड्स को वर्किंग के लिए एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। अभी क्लास के तकरीबन कुछ सेकंड्स बचे हैं, तकरीबन कुछ 10 सेकंड। आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लो। किसी को कोई बात सर कंस्ट्रक्ट